हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और आप देख रहे हैं वीडियोस एंड द कंटेंट विच वी आर पब्लिशिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम आईटीआई वाला महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में। अगर आप आईटीआई एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो योरपीडिया आपको इसका बेस्ट मॉड्यूल ऑफर कर रहा है एंड हमें इसको 2 मंथ में कंप्लीट करना है। तो तरीका क्या है कि आपको कंटेंट दिया जाता है, उसका एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो जिसमें 20-25 मिनट आधे घंटे में हम वो कवर करते हैं टॉपिक। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके पास होता है, आपने उस डॉक्यूमेंट को देखना होता है एंड ये पूरे का पूरा मॉड्यूल नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है। आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन आपको टाइम यूटिलाइज करना है पढ़ने के लिए और टेस्ट करने के लिए। अपना टेस्टिंग रेगुलरली चलना चाहिए। आप जैसे तैयारी आपने स्टार्ट किया 2 मंथ, तो आप टॉपिक भी तैयार करेंगे और आप अपने आप को साथ में टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि योरपीडिया के ऊपर आपके रेगुलर टेस्ट जो डलते हैं, हर टॉपिक के छोटे छोटे टॉपिक्स के टेस्ट आपके डलते हैं। जैसे 20 टॉपिक है इसके ऊपर, तो मान के चलो हर टॉपिक के ऊपर 2, 4, 5 का टेस्ट आपके होंगे। तो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट छोटे छोटे होंगे जो डेली बेसिस पे आपको लगाने चाहिए, क्योंकि वही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम आएगा। आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरा आज का जो वीडियो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो आपका 14th नंबर का टॉपिक है, 20 में से 14 नंबर का 14 जो टॉपिक है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उस एक अम्ब्रेला टर्म है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक जेनरिक टर्म है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं और उसके अंदर एक टर्म री इंजीनियरिंग भी आता है। आपने रिवर्स इंजीनियरिंग टर्म सुना होगा। आज हम री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हम एक छोटा सा और टॉपिक इसी में से करेंगे और फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, तो आप उसको कर सकते हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में 132 सीट्स आई हैं और ये आपकी आईटीआई की सीट्स हैं। अच्छी जॉब वैकेंसीज हैं और ये महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट्स के लिए मेरे को लगता है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ निकलेगा। और हम इसमें आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। रिवर्स इंजीनियरिंग में आप चीज़ को तोड़ते हो, उसको देखते हो, समझने की ट्राई करते हो कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है। कोई ऑलरेडी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, आपने उसको तोड़ा, उसको देखा और उसका जुगाड़ लगाया, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, राइट। हम किसी चीज़ को देख के समझने की ट्राई करते हैं। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या होता है कि हमने किसी चीज़ को तोड़ा नहीं, हमने नए सिरे से कोई चीज़ को करना स्टार्ट किया, हमने खुद ही उसको किया। एंड री इंजीनियरिंग में वर्ड लगाया री का मतलब ये है कि ऑलरेडी चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी और हमने अब उसको टोटली चेंज कर दिया। बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कुछ कर रहा था, हमने इसको बनाया। यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, हमने इसको दोबारा से टोटली चेंज कर दिया रिवर्स इंजीनियरिंग कंसेप्ट यूज करके। तो बेसिकली री इंजीनियरिंग के अंदर आपका रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग दोनों आता है। तो री इंजीनियरिंग के अंदर ये भी आता है, री इंजीनियरिंग के अंदर ये भी आता है कि आपको बेसिकली नया सिस्टम या नया कोई चीज को डेवलप करना है, वो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करना है, उसको पूरी तरह से समझना है, वो आपका रिवर्स इंजीनियरिंग। और बेसिकली आपने बेटर बनाना है किसी चीज को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, दैट इज द री इंजीनियरिंग। बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग दोबारा से तोड़ो, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग तोड़ के बनाओ, 4 चीज को जोड़ा, कोई नई चीज बना दी, ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। कोई बनी हुई चीज है उसको तोड़ा और 4 चीजें देखी, रिवर्स इंजीनियरिंग। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को यूज करके री इंजीनियरिंग मींस ये चीज ऑलरेडी थी लेकिन हमने इसको और अच्छा बनाना है, दैट इज द पर्पज ऑफ री इंजीनियरिंग। तो आपका जो सिलेबस में है फ्रेंड्स वो टर्म है री इंजीनियरिंग, और रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपके सिलेबस है जिसमें आपके सिलेबस के 20 टॉपिक दे रखे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से वेल डिफाइंड सिलेबस है। और आज जो हम कर रहे हैं उसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो 14 नंबर का टॉपिक है, उसी में हम री इंजीनियरिंग और एम्पावरमेंट, ये 2 टॉपिक को आज हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको आज इस लेक्चर में जो पता लगेगा वो री इंजीनियरिंग क्या है और एम्पावरमेंट क्या है, इसके बारे में आपको टर्म्स पता लगेंगी और लास्ट में फिर आप इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। री इंजीनियरिंग होता क्या है और इसका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इसका क्या लिंक है, क्या इसका रिलेशन है, इसको हम करेंगे। तो री इंजीनियरिंग का क्या लिंक बनता है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। री इंजीनियरिंग होता क्या है, बेसिकली आप जो देखोगे कि हमें किसी चीज में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, रेडिकली हमें रीडिजाइन करना है कोई पर्टिकुलर प्रोसेस, प्रोडक्ट या सिस्टम को, सो दैट हमें ड्रामेटिकल मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और हमें उसकी कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड को चेंज करना है, सो दैट हम कंप्रीहेंसिव ओवरहॉलिंग करके कोई सब्सटेंशियल बेनिफिट लेना चाहें। तो अब देखो
यहां पे टर्म यूज हो रहा है ड्रामेटिक, बहुत ज्यादा, ह्यूज। फिर यूज हो रहा है कंप्रीहेंसिव, ये टर्म्स आप देखो ध्यान से, ड्रामेटिक, कंप्रीहेंसिव, एंड देन सब्सटेंशियल। अगर इन टर्म्स का मीनिंग आप देखोगे तो सबका मीनिंग होता है सिग्निफिकेंट चेंज। अच्छा, चेंज आप उसी में लाते हो फ्रेंड्स जो पहले कोई चीज एग्जिस्ट करती है। चेंज तो आप उसमें ही ला सकते हो जो एग्जिस्ट करता है। जो नए सिरे से बना रहे हो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑलरेडी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, आपने उसमें सिग्निफिकेंट रीडिजाइनिंग करना है, सिग्निफिकेंट चेंज करना है। पर्पस क्या है उसको चेंज करने का? मे बी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मे बी आप उसको नए सिरे से उसको बेनिफिट लेना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं। तो ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, रेडिकल रीडिजाइनिंग, कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड आपने उसमें चेंज करना है, कंप्रीहेंसिव ओवरहॉलिंग करनी है, सब्सटेंशियल बेनिफिट के लिए उसको री इंजीनियरिंग करते हैं, बोलते हैं री इंजीनियरिंग, दोबारे से इंजीनियरिंग। दोबारे से इंजीनियरिंग क्योंकि आपको उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, लेकिन थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। सो यू वांट सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन दैट। अब इसमें इसके एस्पेक्ट के हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के हैं कि चेंजेस आर रेडिकल, सिग्निफिकेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव। छोटी मोटी चेंज नहीं, हम एक टर्म आती है आपकी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, इंक्रीमेंटल चेंजेस, थोड़ी थोड़ी चेंजेस नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस की बात कर रहे हैं। ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, सारी प्रोसेस को आप चेंज करते हो, और ये स्ट्रेटेजिक होता है। मतलब किसी भी कंपनी में री इंजीनियरिंग तब की जाती है जब कंपनी अपनी कोई बड़ी स्ट्रेटेजी को चेंज करती है। कंपनी को compete करना होता है मार्केट में, ऑलरेडी मार्केट में कुछ प्लेयर हैं, आपने उनके साथ compete करना है। तो जब कंपनी उस मार्केट में बाकी कंपटीटर के साथ compete करना चाहती है, कोई नया प्रोडक्ट ऑलरेडी है मार्केट में और आप उस प्रोडक्ट के साथ compete कर रहे हो, तो आपको री इंजीनियरिंग करना पड़ता है, ओवरऑल चेंज करना पड़ता है। इसको कहाँ पे यूज करते हैं? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बेसिकली जब आप का कोई बिजनेस में इशू चल रहा है कि आपका बिजनेस उस तरीके से नहीं ग्रो कर रहा है या उसमें आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो आपको उसको सारे को चेंज करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, कोविड के टाइम पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स पढ़ाया करती थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हुआ करती थी। फिर जब ऑनलाइन एजुकेशन आया तो ऑनलाइन एजुकेशन के बाद उन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस को अपने आप को री इंजीनियरिंग करना पड़ा। मतलब ऑफलाइन कोचिंग से वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मेजॉरिटी बिजनेस जो था वो ऑनलाइन की तरफ चला गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ चला गया। तो री इंजीनियरिंग है। तो आपने सब्सटेंशियल चेंज उसमें किया। ऑलरेडी आप कोचिंग में थे, ऑलरेडी आप पढ़ा रहे थे, लेकिन अब क्लासरूम में ना पढ़ा के आप कैमरा के सामने पढ़ा रहे हो, दैट इज अ री इंजीनियरिंग। सब्सटेंशियल चेंज, आपके बिजनेस का मतलब 80% पार्ट जो पहले ऑफलाइन में था और 20% रेवेन्यू आपका ऑनलाइन था, अब वो 80% ऑनलाइन हो गया और 20% ऑफलाइन रह गया। तो री इंजीनियरिंग, ह्यूज चेंज। अब ये बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग इसलिए किया जाता है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग भी इसका एग्जांपल कि हमने नया प्रोडक्ट बनाना है, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, नए फीचर बढ़ाने हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही कम्पिटिटिव है, मोबाइल बहुत ही कंपिटिटर सेक्टर है। जैसे आप देखते हो आईफोन अच्छा तो है, i17, i16, क्या प्रॉब्लम है? जो आईफोन पुराने हैं बहुत अच्छे हैं, एक साल पहले जब आईफोन आया बहुत अच्छा है, लेकिन अब compete करने के लिए मार्केट में कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के आपको हर बार नया मॉडल उतारना पड़ता है और उसमें आपको दिखाना पड़ता है नए फीचर्स क्या हैं। प्रोडक्ट को, आईफोन अगर एक प्रोडक्ट है तो उसकी री इंजीनियरिंग की, उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर लाना चाहें हम। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, बेसिकली सॉफ्टवेयर सिस्टम हर बार बहुत ज़्यादा चेंज होता है। आपने देखा होगा कि आईटी मार्केट में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, कभी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं सॉफ्टवेयर मार्केट में। तो ये भी आपका एक एप्लीकेशन है। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट री इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, ये कुछ आपके ड्रास्टिक चेंजेस हैं। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन री इंजीनियरिंग क्यों करेगी? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वैल्यू बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, कंपटीटिव एडवांटेज के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि जो एग्जांपल मैंने आपको दिए कि आईफोन री इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है, ऑटोमोबाइल जो कंपनीज हैं जैसे मारुति है या और कोई कंपनी है, वो हर बार नया मॉडल क्यों उतारती है, क्योंकि आपको बिजनेस अपना पुल करना होता है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट अलग चीज है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है थोड़ा थोड़ा चेंज करना। ऑब्वियसली जिसको बोलते हैं ना आपका काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, चेंज थोड़ा सा जरूरी है। अगर आप वही काम बार बार कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, तो आप स्टैग्नेंट हो चुके हैं। लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ चेंजेस हर बार थोड़े से होनी चाहिए। वो आपकी प्रोसेस, आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो आपकी रेगुलर इंक्रीमेंटल है।
हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। री इंजीनियरिंग में जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअल या छोटे चेंजेस नहीं होते, ह्यूज चेंजेस, बहुत बड़े साइज के चेंजेस होते हैं। री इंजीनियरिंग रेडिकल इंप्रूवमेंट होता है, प्रोसेस इंजीनियरिंग आपका छोटे कम स्केल का बेसिकली इंप्रूवमेंट होता है। अब री इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग जो नॉर्मल इंजीनियरिंग के स्टेप्स होते हैं उसको तो फॉलो करते ही हैं हम, फिर हम जो हमारे पास इन्वेंट्री है, जो हमारे पास पड़ा हुआ है सामान, उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, कौन सी चीज़ नहीं बिक रही है। डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं हम, सारे का सारा देखते हैं कि कहाँ पे चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं कि हाँ अब हमें चेंज लाने की ज़रूरत है, हम इसको समझें कि कोई चीज़ चल क्यों नहीं रही है। फिर हम कोड रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड टर्म है। डाटा रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, कोड रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कोड और डाटा रिकंस्ट्रक्शन करने का पर्पज़ यही होता है कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू सो दैट इट चेंजेस द थिंग्स इन अ बिग वे। अगर आप किसी चीज़ को बहुत बड़े स्केल पे चेंज करना चाहते हो तो आपको उसको री इंजीनियरिंग करना पड़ता है। तो री इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली प्रोसेस है जिसमें एनालाइज करते हो आप ऑलरेडी जो चीज़ें हैं, रीडिज़ाइन करते हो लार्ज स्केल पे, रिकंस्ट्रक्ट करते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम या प्रोसेस या प्रोडक्ट है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम या प्रोसेस या प्रोडक्ट। सिस्टम क्या होता है? कोई भी सिस्टम जो बना हुआ है, जैसे स्कूल के अंदर पढ़ाने का सिस्टम, लेट से मेरे को बिग वे में चेंज करना है। एजुकेट करने का सिस्टम, एजुकेट कर रहे हैं उसका सिस्टम। प्रोडक्ट क्या होता है? आईफोन, कार। प्रोसेस क्या होता है? ये जो तरीका है काम करने का, इसको चेंज करना, पढ़ाने के तरीकों को चेंज कर देना। कि पहले मैं जो पढ़ाता था बोर्ड पे पढ़ाता था, अब मैं पीपीटी लेके पढ़ा रहा हूँ, ये प्रोसेस है। तो क्या प्रोसेस में चेंज लाने की जरूरत है? जैसे हम लोगों ने एक आइडिएशन किया कि बच्चों के टाइम को सेव करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। तो सबसे बड़ा चेंज उसमें यह है कि अब हमें नोट्स नहीं बनाने के लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आप नोट्स मत बनाओ, डू नॉट मेक एनी नोट्स, नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है, क्योंकि नोट्स बनाने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको अगर स्टूडेंट को बने बनाए नोट्स दे दें, उसको बस समझना है और वहां पे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को टिक करना है कंपिटिटिव एग्जाम के लिए, तो नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, टाइम उसका 80% टाइम सेव हो जाएगा। सो ये बेसिकली आपका होता है जो प्रोसेस चेंज करना। तो एफिशिएंसी बढ़ती है, अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, मेंटेनेबिलिटी बढ़ती है, और ये सॉफ्टवेयर सिस्टम हुआ, ये इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हुए, उन पे हम इसको लगा सकते हैं। और ये रिवर्स इंजीनियरिंग जो बेसिकली एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रोडक्ट को तोड़ के देखा जाता है कि उसके अंदर क्या है, या फॉरवर्ड इंजीनियरिंग जिसमें बिल्ड किया जाता है। जैसे आप जानते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ स्क्रैच से बनाना पड़ता है, वो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कुछ बना हुआ है, उसको तोड़ के दोबारा से हम बनाते हैं, वो रिवर्स इंजीनियरिंग सॉर्ट, कि तोड़ा उसको फिर दोबारा से उसको बनाया। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट रिवर्स इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। ब्राउन फील्ड में आप ऑलरेडी जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको तोड़ते हो फिर दोबारा से बनाते हो। तो री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है? री इंजीनियरिंग तो री डिजाइनिंग है, आपने बहुत ज्यादा चीज को चेंज किया, आपने कोई नई चीज बनानी है, नया प्रोटोटाइप बनाना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि री इंजीनियरिंग के अंदर दोनों ही आता है, तो री इंजीनियरिंग ब्रॉड टर्म में, इसके अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग भी आता है, इसके अंदर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी आता है। तो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों इंजीनियरिंग आता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का पर्पस होता है कि हम बेसिकली डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, और रिवर्स इंजीनियरिंग डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके कंपोनेंट ऑपरेशन डिजाइन क्या हैं, और ओरिजिनल हमारे पास डिजाइन का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि ये यार चीज बनती कैसे है। आप इंडिया में देखते हो बहुत सी चीजें कि जो सेकंड हैंड मोटर मार्केट है वहाँ पे मैकेनिक जो है वो बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। क्या करते हैं वो कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई, उन्होंने उसको देखा, समझा, फिर उससे उन्होंने सीखा, तो उन्होंने बेसिकली उसकी टिंकरिंग की, उसको तोड़ा फोड़ा, देखा कि कैसे चल रहा है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग है। तो जो भी एक बेसिकली स्किल्ड लेबरर है जिसने पहली बार डिज़ाइन नहीं बनाया लेकिन ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बनाया उसी से समझ रहा है वो तोड़ के, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता आपके पास, लेकिन आप उसको समझ लेते हो, आप उसको समझ के ट्राई करते हो कि इसमें ऐसा और कैसे बनेगा। तो की पॉइंट्स क्या हैं इसमें? तो जो री इंजीनियरिंग है फ्रेंड्स, वो फोकस करती है री डिज़ाइनिंग पे, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे, और रिवर्स इंजीनियरिंग फोकस करती है आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उसको समझने में, और री इंजीनियरिंग दोनों को बेसिकली यूज करती है। तो आई एम श्योर आपको री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग इन तीनों का पता
चल गया कि ये चीज़ें हैं क्या। अगेन फॉर योर रेफरेंस, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल प्रोसेस है। नॉर्मली कन्वेंशनल प्रोसेस जो हम करते हैं स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, तो ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है। पहले हमारे पास कुछ नहीं है, फिर हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये लाइक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, इट इज़ लाइक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो हमारे पास पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की तरह से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। टॉप डाउन ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है कि हम बनाते हैं, जैसे एक हमने पीस रखा, दूसरा पीस रखा, तीसरा पीस रखा, ऐसे बनाते चले गए। ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है। आगे की तरफ चले, नया सॉफ्टवेयर बनाया, हार्डवेयर बनाया, प्रोडक्ट बनाया, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, हाई एफिशिएंसी स्किल चाहिए। कोई नया पहली बार बना रहा है, ऑब्वियसली नई चीज़ बना रहा है, तो जो भी आदमी कोई नई चीज़ बनाता है, पहली बार बनाता है, फर्स्ट इन्वेंटर है, वो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कर रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग वाला नॉर्मली उसको भी दिमाग चाहिए वैसे तो, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ उसके लिए है कि आप खुद ही अपने प्रोडक्ट से सीखते भी हो, आपको दूसरों से सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन बुरी इसलिए है क्योंकि आप दूसरों की कॉपी भी कर लेते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आपने उसका डिज़ाइन नहीं है, यू डू नॉट हैव डिज़ाइन, ओरिजिनल डिज़ाइन। ये बॉटम अप अप्रोच है, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, क्योंकि इसमें तुम तोड़ते हो चीज़ को, फिर डॉक्यूमेंट करते हो, रेप्लिकेट करते हो, इंप्रूव करते हो, और इसमें टाइम कम लगता है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको डायग्राम्स वगैरह होती नहीं है, आपको बनानी नहीं पड़ती, ऑलरेडी जो हैं डायग्राम्स पहले आप उन्हीं को यूज़ करते हो। बेसिकली कंपटीटर के प्रोडक्ट को समझ के आपने उससे अच्छा प्रोडक्ट अगर बनाना है। अब री इंजीनियरिंग में दोनों है, रिवर्स इंजीनियरिंग भी है इसके अंदर और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी है इसके अंदर। तो हमारा री इंजीनियरिंग में जो पर्पज़ है कि जो ऑलरेडी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, हमने उसको बहुत अच्छा बनाना है, उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से हम बनाएं, उसको री इंजीनियरिंग बोलते हैं, राइट। तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी इसके अंदर है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी इसके अंदर है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक टर्म है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, BPR, बहुत ही फेमस है ये, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। और ये मैनेजमेंट अप्रोच है बेसिकली, जो रीथिंकिंग और रेडिकल डिज़ाइन करती है बिजनेस प्रोसेसेस को, सो दैट हमारा इंप्रूवमेंट आए एफिशिएंसी, कॉस्ट वगैरह में। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कि जिस तरीके से तुम बिजनेस चला रहे थे, अब उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, सिचुएशन चेंज हो गया है, अब उसका वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए था, तो अब टाइम आ गया है कि तुम इसको री इंजीनियरिंग करो। तो आप नई प्रोसेस के बारे में सोचते हो, चेंज लाने की ट्राई करते हो, प्रोसेस को एनालाइज करते हो, डिज़ाइन को एनालाइज करते हो, रिकंस्ट्रक्शन करते हो, प्रोसेस को मॉनिटर करते हो, सारी की सारी चीज़ को चेंज करके फिर आप BPR की तरफ जाते हो, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने की ट्राई करते हो। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नई प्रोसेस के बारे में सोचते हो मीन्स आप जो कोर बिजनेस प्रोसेस है वो देखते हो कि हम इसमें क्या चेंज लाएं कि हमें नए टेक्नोलॉजी, नए टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़े। जैसे अभी AI आ गया, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में एडटेक कंपनीज, पहले जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, पहले वो और टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी, अब वो एडटेक कंपनीज AI का बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई। तो BPO है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। चेंज को री इनिशिएट करना, प्रोसेस को डायग्नोज करना, प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना, रिकंस्ट्रक्शन करना और प्रोसेस को मॉनिटरिंग करना, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का? रिडंडेंट टास्क और इनएफिशिएंसीज को एलिमिनेट करना, स्पीड और क्वालिटी इंप्रूव करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना, ऑपरेशनल कॉस्ट कम करना। तो बेसिकली ऐसी सारी चीज़ें करना जिससे बिजनेस को बेनिफिट होता है, वो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है। तो किसी भी बिजनेस को करने का जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे थे, उसको सारे के सारे को हमने चेंज किया, नए सिरे से उसको करना स्टार्ट किया। अब री इंजीनियरिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये टॉपिक हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं। देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी जो टर्म है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कि ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस आप दो जो कस्टमर को अच्छी लगे या उसको चाहिए। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, टोटल का मतलब कि सारे के सारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो कस्टमर ओरिएंटेड हो जाए, वो कस्टमर के हिसाब से हम बना दें, उसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हमने बहुत सी चीज़ों को चेंज किया। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी होती है, जैसे आईफोन का अगेन मैं एग्जांपल लूँगा, हर बार कस्टमर नई चीज़ एक्सपेक्ट करता है, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करते हुए उसको नए फीचर अगर तुम देना चाहते हो तो आपको बिजनेस प्रोसेस को अपनी को चेंज करना पड़ता है, री इंजीनियर करना पड़ता है, ड्रास्टिक चेंजेस उसमें लानी पड़ती हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, रेडिकल चेंजेस अगर लाए जाएंगे,
और आप उसको बेसिकली कस्टमर को उससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वही है। तो री इंजीनियरिंग बेसिकली आपका जो प्रोसेस है, लेकिन वो रेडिकल चेंज लाता है। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अलग से टॉपिक आप पढ़ोगे, उसमें काइजन आता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स चेंज तो लाते हो लेकिन ग्रेजुअली लाते हो, तुम बहुत जल्दी ड्रास्टिक चेंज नहीं लाते। री इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब आपकी कोई प्रोसेस हॉल्ट हो गई है, अब फायदा नहीं हो रहा है, या आपका वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्वालिटी वैसी नहीं मिल रही है, तो आपको री इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ग्रेजुअली काइजन मतलब ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आप करते रहते हो। इसमें आप कोर बिजनेस प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करते हो कि कैसे चेंज करें। इसमें आप एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को इंप्रूव करने की बात करते हो। देखो, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना अलग चीज है, लेकिन सारी की सारी चीज को ड्रास्टिक चेंज करना वो अलग चीज है, वो री इंजीनियरिंग है। इसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है, इसमें ड्रास्टिक चेंज है। तो ये आपका दोनों के बीच में डिफरेंस है। और मैंने आपको ये बताया कि दोनों का जो कॉमन कन्वर्जेंस पॉइंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का और री इंजीनियरिंग का जो कन्वर्जेंस पॉइंट है वो ये है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हम ऐसा कुछ करें कि जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले और कस्टमर उस बेसिकली चीज को अचीव करे। अब इंपावरमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? इंप्लॉइज को ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी दो सो दैट वो डिसीजन ले सकें और कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ग्रो करें। अच्छा, एक बात बताओ, आप अच्छा काम कहां पे करोगे? जहां आप खुद किसी बिजनेस के मालिक हो, जहां पे आपने खुद दुकान स्टार्ट कर रखा है, वेंचर स्टार्ट कर रखा है, या कहीं पे आप एम्प्लॉई हो, कहां पे आप अपना 100% दोगे? आंसर आपने दे दिया। अब इसका रीजन ये है कि जब आप खुद कोई चीज कर रहे हो तो आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन साथ में आपके ऊपर पूरी ऑटोनॉमी भी है, आपको पूरी फ्रीडम भी है आपको, लेकिन फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और अगर आपके पास अपना इंटरेस्ट उसमें है, आपका वेंचर है तो आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसमें हमेशा इंप्रूवमेंट लाने की ट्राई करोगे। तो अगर आप ऑटोनोमस हो जाओ, अगर आप में कुछ मैं ऐसी चीज़ ले आऊँ एम्प्लॉइज़ के अंदर कि उनको ऑटोनोमस कर दिया, या उनको मैंने अथॉरिटी दे दी कि तुम ये चीज़ करो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो इवेंचुअली मैंने उनको एम्पावर कर दिया। बहुत से कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर जॉब में जाना चाहते हैं कंपेयर टू प्राइवेट जॉब, उसका एक रीज़न ये है कि पब्लिक या गवर्नमेंट जॉब में उनको ऑटोनॉमी मिलती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उनको फ्री काम करने का अथॉरिटी मिलती है, मालिक नहीं है कोई ऊपर, मालिक गवर्नमेंट है जो पीपल ऑफ इंडिया है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में रिलायंस है तो ऊपर एक मालिक बैठा हुआ है, तो बेसिकली मे बी आपके इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट से मैच ना करें। तो जब आप किसी इंप्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम, ऑटोनॉमी दे दोगे तो वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव करेगा और वो कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन में आएगी, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो इंप्लॉइज को फ्रीडम दो सो दैट वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उनको सॉल्व करें, उनको एक्सेस दें नेसेसरी इंफॉर्मेशन की, और जो मिस्टेक्स अगर करते हैं वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। जो एम्पावरमेंट है वो मोटिवेशन देती है, वर्क सेटिस्फैक्शन देती है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है। तो जो आपकी इंपावरमेंट है मतलब एम्प्लॉइज को वो अथॉरिटी, वो राइट दे दो सो दैट एम्प्लॉय उस डायरेक्शन में काम कर सके। डिसीजन मेकिंग पावर्स, टीम बेस्ड अप्रोच उसको मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंटिन्यूसली इंप्रूव करेगा, कंपनी के गोल के साथ वो अलाइन करेगा, स्किल्स और रिसोर्सेज एनहांस करेगा। तो किसी भी इंप्लॉय का या किसी भी सिस्टम के अंदर एम्पावरमेंट जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ आपको लेके जाती है, क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल वर्ड का मतलब है कि हर कोई इन्वॉल्व हो क्वालिटी कॉन्शियसनेस के अंदर, हर कोई क्वालिटी के बारे में सोचे। क्वालिटी होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो एक पीएन से लेके चेयरमैन तक सारे लोग अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके वेंडर, सप्लायर, सब जब काम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्वालिटी कॉन्शियसनेस डिस्प्ले करेगा। और इसके लिए हर एम्प्लॉय का एम्पावर होना बहुत जरूरी है। तो एम्पावरमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेंड्स, ऐसे आपके कंसेप्ट जुड़े हुए हैं। फिर जैसा मैं हर लेक्चर के बाद आपको सेट ऑफ क्वेश्चन देता हूं, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, बिजनेस प्रोसेस, री इंजीनियरिंग, ये जितने भी हमने 3-4 टॉपिक अभी किए, उन टॉपिक्स के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स, इनको आपने प्रैक्टिस करनी है। और योर पीडीएफ पे सारे जो छोटे छोटे टॉपिक आपने प्रैक्टिस किए, फिर आपने इसका टेस्ट लगाना है। दिस इज द बेस्ट वे बाय विच यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम।
तो रिवाइज करो इसको आप, सारे के सारे छोटे टॉपिक्स, टू द पॉइंट टॉपिक्स, उनको रिवीजन करेंगे तो इससे आपको इवेंचुअली प्रिपरेशन बहुत इफेक्टिव होगी। थैंक यू।